नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस से यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए, ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिए, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जहां पे फिजिक्स से, केमिस्ट्री से और बायोलॉजी में, ये तीनों में आपको कौन कौन से चैप्टर से फ्रीक्वेंटली अभी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आने वाले जो शिफ्ट होंगे भाई, वहां पे पैटर्न में बिल्कुल बदलाव देखने को मिलेगा। बदलाव इन द सेंस मतलब ये कि अभी स्पेशली जो करंट अफेयर और जीके का जो सेक्शन है, जहां से 20 सवाल आ रहे हैं, अभी जो सवाल है वो आपको इजी लग रहा है क्योंकि वो बर्निंग क्वेश्चन है करंट अफेयर में। तो अब वो क्वेश्चन बचेंगे नहीं, तो आने वाले शिफ्टों में यही क्वेश्चन टिपिकल हो जाएगा। इसलिए एक बात याद रखिएगा, मैथ, रीजनिंग और साइंस, मैथ्स में 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन और साइंस से 25 क्वेश्चन, टोटल कुल मिलाकर के 80 क्वेश्चन है भाई। तो क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है, मैथ्स में कम से कम 20 प्लस, रीजनिंग में कम से कम 25 प्लस और साइंस में कम से कम आपको 20 प्लस रखनी है। तो अगर आप मिनिमम भी देखें तो कितना हो गया, 20, 20, 40, 60, 65 नंबर ये आपके मिनिमम आने चाहिए। लेकिन अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अभी के जो आप अटेम्प्ट देख रहे हैं 80, 85, तो भाई इस पे आप एकदम टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि जब ये एग्जामिनेशन हॉल के बाद जब घर में आ रहे हैं तो इनको मैचिंग करने के बाद इनके क्वेश्चन सही हो रहे हैं 70, और 70 के बाद फिर और जब ये एनालिसिस आंसर की आने के बाद करेंगे तो ये कुल मिलाकर के माइनस वाइनस करके ये आ जाएंगे 65 पे। तो इसीलिए मैं बार बार कर रहा हूं, ये तो मिनिमम इतने अच्छे मिनिमम आपको करने हैं भाई। बाकी करंट अफेयर और जीके में जो 20 क्वेश्चन आएगा, यहां मैं इसको नहीं कर रहा हूं कि आप स्किप करिए, और यहां मैं ये बिल्कुल नहीं कहा कि आप 25 मत करिए, 20 ही करके आइए। इसका मतलब ये कि मिनिमम ये 3 सब्जेक्ट में आपको इतना अच्छे स्कोर करने होंगे सिलेक्शन के लिए 65। बाकी इसके बाद जो 5 क्वेश्चन साइंस का बच गया है, इधर आपका 5 क्वेश्चन रीजनिंग और 5 क्वेश्चन मैथ, यानी कि टोटल कुल मिला के यहाँ पे अभी 15 क्वेश्चन आपको जो मैंने रिलैक्सेशन दिए हैं, और इधर 20 क्वेश्चन। इधर जितना आपको आए उतना ही करिए, और इधर अब आप अपना मार्क्स इंक्रीज करने के चक्कर में रहिएगा। तो कुल मिलाकर के अब आप सिलेक्शन के दौर में पहुंच जाएगा। जब तक ये 65 नंबर, 66 नंबर जब तक ये अपना श्योर नहीं कर ले रहे तब तक नहीं हो पाएगा सिलेक्शन। बाकी अब आप समझिए, मैं 65 नंबर कट ऑफ नहीं बोल रहा हूं। आप बोलिएगा इतना कम कट ऑफ कैसे जाएगा, समझिए मेरा कहने का मतलब क्या है। बाकी एक बात याद रखिएगा, आपको प्लांट टिश्यू से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सेल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैंने रेजिस्टेंस पे एक न्यूमेरिकल्स बताया है, ये थोड़ा मैंने टिपिकल करके बताया था क्योंकि एक्सपेक्टेड मुझे बताना था। मैंने बता भी दिया एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स बन रहे हैं, ये भी देख के जाइएगा। ये तीनों वीडियो का लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और आज जो है इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग देखेंगे जो प्रतिरोध, प्रतिरोधकता पे बेस्ड जो आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तापमान बढ़ा देने से, लेंथ बढ़ा देने से, एरिया बढ़ा देने से, या फिर मटेरियल चेंज कर देने से किसकी प्रतिरोधकता या प्रतिरोधकता कैसे बदलेगी या घटेगी, यानी उसके इफेक्ट से आपके क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, तो ये आज हम लोग कवर करने वाले हैं, और वो सारे वीडियो के लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। और आपको कोई लगता है कि ये टॉपिक सर करा दीजिएगा, यकीन मानिए आप एक बार जाकर कमेंट सेक्शन में वो सारी वीडियो देखिएगा। बहुत कम समय लिया हूं और आपकी चीजें पूरी हो गई है। तो कमेंट करके वो टॉपिक का नाम भी लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए भाई, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस। तो थोड़ा सा समझ लीजिए रेजिस्टेंस के बारे में क्या। जैसे कि जब आप सड़कों पे चलते हैं, तो ये आपके कॉलोनी की सड़क है, तो आपको क्या मिलता है भाई, बम्पर मिलते हैं। और जब आप हाईवे में चल रहे होते हैं तो आपको बम्पर नाम मात्र की एकदम छोटी सी मिल रही होती, एक ही। तो सिंपल सी बात है, कहाँ चलना आसान है, यहाँ पर या फिर यहाँ पे। तो आप बोलेंगे सर यहाँ चलना आसान है, यानी ये बम्पर क्या है, आपकी एक रुकावट है। तो रेजिस्टेंस भी क्या है, रुकावट है। ये बम्पर रुकावट किसके लिए, हमारे लिए है। तो ये आर जो रेजिस्टेंस साइंस में, फिजिक्स में जो रुकावट है, ये किसके लिए, करंट के लिए। मतलब ये कि अब आप हमें ये बताइए कि अगर मैं, ये वायर है आपका एक, ठीक है, और ये आपकी रेजिस्टेंस वैल्यू है इस वायर की, ठीक है, और ये एक दूसरा वायर है और ये इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू है, तो करंट कहां से आसानी से फ्लो करेगी, यहां से या फिर यहां से। तो आप कहेंगे बिल्कुल यहां से। जिस प्रकार से हम यहाँ पे गाड़ी आराम से चला सकते हैं हाईवे में कंपैरेटिवली कॉलोनी में, उसी प्रकार करंट भी इस वायर से अच्छी तरह से फ्लो करेगी, क्योंकि यहाँ पे रुकावट कम है। यानी यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया कि करंट और रेजिस्टेंस के बीच का जो संबंध है क्या है, वो मैं आपको पहले समझाना चाह रहा था। यानी अब आप ये समझ में आ गया आपको कि करंट और जो रेजिस्टेंस के बीच का जो संबंध है, प्रतिरोध के बीच का जो संबंध है, वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है। कोई भी वायर, मान के चलिए एक वायर है आपकी, और एक मैं वायर और ले रहा हूं, ये कॉपर वायर हो गया, ये आपका एल्यूमिनियम वायर है। इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू 10 ओम है और इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू मान के चलते हैं 12 ओम है।
तो पहले हमें ये बताइए रेजिस्टेंस का मतलब क्या है दोस्त? रुकावट। ये रुकावट किसके लिए? करंट के लिए है। तो करंट कहाँ अच्छे से फ्लो करेगी हमें ये बताइए, करंट कहाँ पे सबसे ज्यादा फ्लो करेगी? ये I1 करंट यहाँ फ्लो कर रहा है, यहाँ से I2 करंट फ्लो कर रही है। तो भाई रेजिस्टेंस वैल्यू 10 ओम 12 ओम यहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है तो यहाँ पे 5 एम्पियर से कम ही फ्लो करेगी, ठीक है, लेस देन, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस रुकावट यहाँ पे अधिक है, यानी कि यहाँ पे बम्पर अधिक है, यहाँ पर एक ही है। समझ में आ गया? यानी यहाँ पे एक चीज आपको मैं यह समझाना चाह रहा था कि करंट और रेजिस्टेंस के बीच का रिलेशन आपको पहले समझ में आना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट क्या होगा? घटेगा, ठीक, और अगर रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट क्या बढ़ेगा आपका? क्लियर है? ये आपको क्लियर हो गया? माइंड में एकदम बैठा कर रखिएगा। तो रेजिस्टेंस का मतलब थोड़ा बहुत समझ में आ गया ना? इतना ही बहुत है आपके लिए अभी तो फिलहाल, क्योंकि फास्ट वे में हमें खत्म करना। देखिए रेजिस्टेंस हो गया रुकावट, एसआई यूनिट भी याद मैं बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन भर भर के पूछे जा रहा है आपसे। तो आर का फॉर्मूला होता है रो एल अपन ए, ठीक है। अब यहाँ पे पहले समझिए ये जो आर है, चलिए यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, आर इक्वल्स टू क्या होता है? फॉर्मूला रो एल अपन ए। तो ये जो आर आप देख रहे हैं किस पे डिपेंड कर रहा है? एक ये रो मतलब होता है प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी, ठीक है। उसके बाद ये किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे, ठीक है। और एक आपके किस पे डिपेंड कर रहा है? एरिया पे। लेकिन एक और आपको याद रखना है, चौथा नंबर जो चौथा फैक्टर है जिसपे आपकी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है वो होती है टेम्परेचर। यानी आपका जो आर है ये किस पे डिपेंड करेगा? सबसे पहले आपकी रेजिस्टिविटी पे यानी प्रतिरोधकता पे, फिर इस किस पे डिपेंड करेगा? लेंथ पे, ठीक है। दूसरे नंबर पे लेंथ पे डिपेंड करेगा, उसके बाद फिर एरिया पे डिपेंड करेगा, और चौथा नंबर वो क्या होगा आपका जिस पे डिपेंडेंसी होती है रेजिस्टेंस की? टेम्परेचर पे। यानी कि ये चार चीज अगर आप बदलते हैं, अगर आप रो बदल देते हैं, अगर लेंथ बदल देते हैं वायर की, एरिया अगर आप बदल देते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया अगर वायर की, या फिर टेम्परेचर अगर आप चेंज करते हैं, तो उस वायर की जो रेजिस्टेंस वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। बस ये चार चीज अगर आप कांस्टेंट कर दिए तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, करंट भी वहां से कांस्टेंट फ्लो करेगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे वही मैंने लिखा कि किसी तार का जो रेजिस्टेंस किन बातों पे निर्भर करता है, तो जैसे मैंने आपको बता दिया सबसे पहले। अच्छा, ये मटेरियल आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए यहाँ मैंने जो रो की बात की ना, अब इसको मैं समझा देता हूँ। जैसे कि ये हो गया आपका कॉपर वायर, और ये सेम मैंने लेंथ का और क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने सेम रखा, बिल्कुल देखिएगा ये जो आप देख पा रहे होंगे सेम लेंथ और सेम क्रॉस सेक्शन एरिया का मैंने एल्यूमिनियम का लिया, यानी कि एल लेंथ है, इसका भी एल है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए है तो इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। लेकिन मैंने मटेरियल चेंज कर दिया, यानी पदार्थ चेंज कर दिया है। यहाँ कॉपर वायर है, ये एल्यूमिनियम वायर है भाई। अब इसका जो रेजिस्टेंस वैल्यू R1 है और इसका जो रेजिस्टेंस वैल्यू R2 है, ये क्या इक्वल होगा बताइए? और मैंने टेम्परेचर रूम टेम्परेचर में 25 डिग्री सेल्सियस पे रखा, यानी मैंने क्या कर दिया भाई? लेंथ भी कांस्टेंट कर दिया, एरिया भी कांस्टेंट कर दिया, टेम्परेचर भी कांस्टेंट कर दिया। लेकिन क्या मैंने रो कांस्टेंट किया? नहीं, क्योंकि रो कांस्टेंट तब होता जब आपका मटेरियल कांस्टेंट होता। इट मींस यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे रो 1 है, यहाँ रो 2 है। अब रो अलग अलग है तो अब आर भी क्या होगा? अलग अलग होगा, यानी रेजिस्टेंस वैल्यू इक्वल नहीं होगी। तो अब ये आपको समझ में आ गया? पदार्थ मतलब, जो पदार्थ मतलब क्या है? रो 1 रो 2, यानी कि जो रो वैल्यू है यानी प्रतिरोधकता क्या होगी भाई? अलग अलग होगी। यानी कि आपने अलग अलग मटेरियल का वायर ले लिया, जैसे कि एक वायर आपने कॉपर का ले लिया है, एक वायर आपने एल्यूमिनियम का ले लिया, तो भाई रो की वैल्यू तो अलग हो गई ना, क्योंकि आर क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो है। आर क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। आर क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। तो आपने लेंथ कांस्टेंट रखा, एरिया कांस्टेंट रखा, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, लेकिन ये तो आपने कांस्टेंट नहीं रखा। अब कॉपर का रेजिस्टिविटी मान लीजिए 1 है और एल्यूमिनियम की उससे भी कम हो जाएगी, मान लीजिए उससे कम हो जाएगी 0.5। तो सिंपल सी बात है भाई, अगर ये रेजिस्टिविटी कम हो गई है, यानी रेजिस्टिविटी कम हो गई तो इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू कम हो जाएगी। और यहाँ पे रो की वैल्यू एक है, यानी कि ज्यादा है ना भाई, यहाँ पे 0.5 है, तो रेजिस्टिविटी बढ़ गई तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। समझ में आया? तो पहला फैक्टर क्या है? पदार्थ है, ठीक है ना। पहला फैक्टर क्या है जिसपे डिपेंड करेगा आपका? रेजिस्टेंस, पदार्थ। तो पदार्थ का मतलब समझ में आया कि आप उस जो भी वायर ले रहे हैं उसका आप मटेरियल अलग अलग ले रहे हैं, दो अलग अलग मटेरियल का वायर ले रहे हैं। फिर दूसरे नंबर पे लेंथ, तीसरे नंबर पे एरिया और चौथे नंबर पर टेम्परेचर। अब एक एक करके सबसे पहले लेंथ और एरिया का फैक्टर हम लोग देखते हैं कि रेजिस्टेंस पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए ये आपको पता, ये मैंने अभी आपको फॉर्मूला भी बताया था, आर क्या होता है? इक्वल्स टू रो एल अपन ए। तो लेंथ एरिया को अगर हम लोग ले तो क्या है भाई? आर इसका क्या है भाई? लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो भाई ये तो सिंपल सी बात है,
अगर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, यानी कि मैं एक वायर लिया हूं 1 मीटर का और मैंने सेम क्रॉस सेक्शन एरिया रखा है और इसका मैंने लेंथ बढ़ा दिया है 2 मीटर, तो भाई लेंथ क्या हो गया, बढ़ गया, तो रेजिस्टेंस वैल्यू भी बढ़ जाएगी। यानी इसका रेजिस्टेंस वैल्यू 5 ओम है तो इसका रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होगी हमें बताइए। और ये कॉपर वायर है, ये भी कॉपर वायर है, यानी कि मैंने रो कांस्टेंट कर दिया है, एरिया मैंने कांस्टेंट कर दिया है, टेम्परेचर रूम टेम्परेचर का लेंथ अलग किया, तो लेंथ क्या हो गया दुगना, तो रेजिस्टेंस वैल्यू भी क्या हो जाएगा दुगना, 5 ओम है तो ये क्या हो जाएगा 10 ओम। चलिए, तो रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होती है, लेंथ बढ़ा देने से बढ़ जाती है, क्योंकि आर क्या है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखिए ये क्लियर हुआ पहला पॉइंट। तो जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा प्रतिरोध होगा। तो लंबा वायर अगर है, ठीक है, अगर 2 लंबे वायर अगर आपने लिए हैं भाई, और अगर उसका मटेरियल आपने चेंज कर दिया है, मान के चलिए एक वायर है 1 मीटर का और दूसरा वायर है सेम, दोनों कॉपर वायर का रखा है, लेंथ आपने अलग अलग रखा है, लेंथ यानी अलग अलग रखा है, तो जो वायर लंबी होगी उसकी प्रतिरोध वैल्यू क्या होगी, अधिक होगी। चलिए, अब आर का एरिया से रिलेशन क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि एरिया अगर कम है, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, यानी कि एक वायर मैंने ये ले लिया, ठीक है, एक इतना मोटा मैंने वायर लिया है, ठीक है, और सेम लेंथ मैंने रखा है, लेकिन मैंने उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर दिया। मतलब ये आपका लेंथ तो एल ही है, इसका भी लेंथ एल ही है, ये भी कॉपर वायर का है, ये भी कॉपर वायर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आधा हो चुका है। तो अब इसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू R1 है और इसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू R2 है, अब हमें बताइए। और टेम्परेचर मैंने रूम टेम्परेचर रखा तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट कर दिया, मतलब आपने लेंथ कांस्टेंट कर दिया है साहब, बिल्कुल, आपने मटेरियल कांस्टेंट कर दिया है, यानी रो भी आपने कांस्टेंट कर दिया है साहब, एरिया भी आपने आपने लेंथ भी क्या कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया है, लेंथ भी क्या कर दिया है आपने सर, कांस्टेंट कर दिया है, लेंथ भी आपने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया है, और टेम्परेचर भी आपने कांस्टेंट कर दिया, बट एरिया आपने क्या कर दिया है भाई, एरिया आपने आधा कर दिया है। तो आप हमें बताइए एरिया के साथ इसका क्या संबंध है भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी एरिया आपने क्या कर दिया है, घटा दिया है ना। अगर एरिया आपने घटा दिया है तो रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ जाएगी, एरिया आप जितना घटाएंगे रेजिस्टेंस उतने से बढ़ेगी, रेजिस्टेंस आपने आधा एरिया आपने आधा घटाया तो रेजिस्टेंस आपका 2 गुना बढ़ जाएगी। तो अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस वैल्यू 10 ओम है भाई, अगर यहाँ 10 ओम है तो आपने एरिया घटा दिया है, एरिया अगर आपने घटा दिया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो एरिया कितना रेजिस्टेंस कितना बढ़ जाएगी, 2 गुना, यानी यहाँ पे रेजिस्टेंस वैल्यू 20 ओम हो जाएगी। चलिए ये भी क्लियर हो गया आपका। यानी यहां से आपका क्या कंक्लूजन निकला है साहब, पहले हमें ये बताइएगा। आपको साहब यहां से 2 चीजें आपने निकाल ली है, 2 चीजें आपने यहां से ये निकाल ली है, पहला ये चीज था और ये दूसरा चीज था। यहां से आपने ये निकाल लिया कि अगर मोटाई कम है तो प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है, मोटाई कम है। अब ये मैं आपको एक समझा दूं एग्जाम्पल देके, देखिए एक ये गली है, ठीक है, यहां से आपको चलना है भाई, यहां से आप जाएंगे और आप एक प्रकार के करंट है, ठीक है, और एक आपका ये गली है, ठीक है, यहां से सारे लोग जा रहे हैं, बहुत सारी भीड़ है और यहां से करंट जाएगा। तो आप हमें ये बताइए कहाँ चलना आसान होगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे मान लीजिए 5 लोग है, 2 3 4 लोग है, 1 2 3 4 लोग है, ठीक है, इन चारों लोगों को कहाँ चलने में आसानी होगा, यहाँ चलने में आसानी होगा, यहाँ थोड़ा सा चलने में क्या होगा, टिपिकल होगा, क्योंकि भाई गली कम है, यानी आपने इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या कर दिया, कम कर दिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया आपने कम कर दिया, तो इसका जो रेजिस्टेंस वैल्यू था 5 ओम, तो यहाँ पे इसका आपने क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर दिया, तो रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, तो रुकावटें यहाँ पे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना, तो 10 ओम हो जाएगी या 12 ओम हो जाएगी, वो डिपेंड करेगा डाटा पे, क्योंकि आपने इसकी गली की जो मोटाई थी उसको क्या कर दिया, आपने छोटा कर दिया है, तो गली में भाई ज्यादा टक्कर खाएगी, यानी आर वैल्यू बढ़ जाएगा, तो यहाँ से करंट क्या होगा, कम फ्लो करेगा। तो वही तो मैंने बताया था, आर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एरिया आपने क्या कर दिया, कम कर दिया, तो रेजिस्टेंस बढ़ गया है, आर बढ़ जाएगा, यहाँ पे रुकावट बढ़ जाएगा तो करंट घट जाएगा। करंट और आर के बीच का रिलेशन तो आपको याद ही होगा, समझ में आया। यानी यहां से समझिए आप, यहां से आपका क्वेश्चन क्या पूछेगा, करंट के बारे पूछेगा, आपका एरिया घटा देगा, ठीक है, या लेंथ बढ़ा देगा, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर लेंथ बढ़ाया है भाई तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, तो आर बढ़ जाएगा, अगर आर बढ़ गया तो करंट के साथ क्या रिलेशन है, आर बढ़ गया तो करंट घट जाएगा। अब आ जाइए, एरिया अगर आपको घटा दिया है, एरिया अगर आपका घटा दिया तो आर के साथ रिलेशन क्या है भाई, एरिया घटाने से आर बढ़ जाएगा, आर बढ़ गया तो आई क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, आर अगर बढ़ गया तो करंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मैं यहां आना चाह रहा हूं आपके पास, ये कहां से क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, यानी पहला तो 2 फैक्टर आपको समझ में आ चुका है। अब तो अब यहां से एक मैं अगर समराइज करूं तो अब आप 2 पॉइंट को लिख सकते हैं कि नहीं।
अगर वायर लंबी है और अगर थिन वायर है यानी कि उसकी गली मोटी नहीं है, पतली है भाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपने क्या कर दिया, कम है, और वायर लंबा है, यानी ऐसा समझिए यहाँ पे क्या कर दिया है, एक लंबा वायर यानी कि एक लंबी गली है ये, और इसकी जो मुंह छोटा कर दिया आपने, तो भाई यहाँ पे चलने में आपको तकलीफ होगा कि नहीं, इन तीनों लोगों को बताइए। और यही मैंने इसकी लंबाई कम है यानी कि ये इतना दूर तक एक दूसरे को टक्कर खाएगा, और मैंने क्या किया, लंबाई कम कर दिया है और इसकी मोटाई मैंने क्या कर दी है भाई, बढ़ा दिया, यानी मोटी वायर लिया, तो एक तो यहाँ पे टक्कर तीन लोगों के बीच में कम होगी, क्योंकि एक तो डिस्टेंस भी इसको कम चलना है, यहाँ इतना डिस्टेंस तक चलेगा और यहाँ पर टक्कर अधिक होगा, तो यहाँ पे जो आर की वैल्यू होगी R1 और यहाँ पे जो R2 की वैल्यू होगी R2, यहाँ पे क्या होगा, R2 का वैल्यू कम होगा, यहाँ R1 का वैल्यू क्या होगा भाई, अधिक होगा, तो यहाँ पे R अधिक है, R1 अधिक होगा R2 से, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा, यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा, हमें ये बताइए I1 करंट, और यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा I2 करंट, किससे करंट अधिक फ्लो करेगा, तो आपको पता है करंट और R के बीच का रिलेशन, तो जहां पे करंट अगर अधिक फ्लो करेगा तो उसका रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तो रेजिस्टेंस वैल्यू कहां पे कम है भाई, रेजिस्टेंस वैल्यू कहां पे कम है, R2, यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा अधिक फ्लो करेगा इससे, कि सिंपल बात है, ये इतना पतली गली है और इतना लंबा गली है ये, और ये गली भी मोटा है, इसकी चौड़ाई भी अधिक है और ये छोटी सी गली है, तो भाई यहाँ पे चलना आसान होगा, इसलिए करंट यहाँ आसान से चलेगा, क्योंकि यहाँ रुकावटें कम है, यहाँ रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होगा, और यहाँ रेजिस्टेंस अधिक है, तो यहाँ पे चलने में भी तकलीफ है करंट को, समझ में आ गया एकदम। करंट को आप अपने से ही जोड़ करके पढ़ेंगे भाई, मैंने जब पढ़ाया है क्लास में, और आपने देखा 30-35 क्लास मैंने जो 25-30 क्लास जो भी मैंने लिए हैं, तो चलिए ये हो गया। अब बात यहाँ पे वही हो गया, छोटी और मोटी वायर में है तो उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, तो इससे करंट क्या होगा, अच्छा फ्लो करेगा। चलिए भाई, अब ये हो गया रो का मतलब रजिस्टिविटी मैंने बता दी है ये आपको। चलिए यहाँ से आप आ जाइए, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कैसे, अब इसको भी समझिएगा। चलिए अच्छा, रजिस्टिविटी का अगर आपको यूनिट पूछा जाएगा तो क्या होता है, ओम मीटर, मैंने यहाँ निकाला नहीं है क्या, चलिए आगे मैं आपको दिखा दूंगा, निकाल के होगा कहीं ना कहीं, तो मैंने बताया ये रहा, देखिए रजिस्टिविटी का जो एसआई यूनिट होता है ओम मीटर। चलिए यहाँ पे हम आएंगे, पहले यहाँ पे देखिए, दूसरा मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, तो मटेरियल का मतलब आपको समझ में आ रहा है, रो क्या होगा, अलग अलग होगा। अब ऐसे समझिए आर का रिलेशन क्या है, रो से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर रो का वैल्यू बढ़ेगा तो आर का वैल्यू बढ़ेगा, रो का वैल्यू घटेगा तो आर का वैल्यू घटेगा। ये क्लियर है, पहले ये समझ में आ चुका है, बिल्कुल साहब। अब आगे बढ़ते हैं, तो रेजिस्टेंस क्या है, अलग अलग मटेरियल की अलग अलग होती है, मतलब एक वायर है आपका कॉपर वायर और एक वायर है आपका सेम लेंथ और एरिया और सेम टेम्परेचर पे एल्यूमिनियम, तो इसका जो रेजिस्टेंस वैल्यू होगा R1 अलग होगा, इसका रेजिस्टेंस वैल्यू R2 अलग होगा, क्योंकि इसका रो वैल्यू रो1 है, इसका रो2 वैल्यू, यानी रो क्या है, अलग अलग है, क्योंकि अलग अलग मटेरियल का ये बना, इसलिए रेजिस्टेंस वैल्यू अलग अलग होगी। चलिए क्लियर है, एक तो आपने देख लिया लेंथ और एरिया को अलग कर देने से, चेंज कर देने से कैसे रेजिस्टेंस अलग होगी, समझ में आ चुका है आपको बढ़िया से। अब आप मटेरियल को चेंज करेंगे तो कैसे रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा, तो ये डिपेंड करेगा कि आपने किस मटेरियल का वायर यूज किया है। अगर आपने कॉपर वायर लिया है या फिर आपने एल्यूमिनियम वायर, मान लीजिए आपका घर में जो वायरिंग हुआ है, एक के घर में कॉपर वायर से हुआ है और एक के घर में एल्यूमिनियम से वायरिंग हुआ, सेम रूम का साइज वगैरह सेम है, यानी क्या है भाई, लेंथ भी सेम है वायर का मैंने रखा है, एरिया भी सेम रखा है, रूम टेम्परेचर भी सेम है। अब ये आपका केवल यहाँ पे रो वैल्यू चेंज हो चुका है, अब डिपेंड करेगा कि जो कॉपर वायर है और जो एल्यूमिनियम वायर है उसकी रजिस्टिविटी वैल्यू पे ऊपर। तो देखिए कॉपर का, अगर यहां मैंने सारा डाटा भी लिखा, कॉपर का अगर आप देखेंगे तो क्या होता है 1.7 और एल्यूमिनियम का 2.7, मतलब ये आप देख रहे हैं कि रजिस्टिविटी जो कॉपर है वो कम है किससे, एल्यूमिनियम से, ठीक है। यानी आर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रजिस्टिविटी होता है। तो भाई यहां पे आर का वैल्यू अगर अधिक होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, अधिक होगा, और अगर रेजिस्टेंस अधिक हुआ तो इस केस में क्या होगा, करंट आपका कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर दूसरा केस में ले लूं, एक ये पहला केस हो गया और दूसरा केस में ले लूं, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रजिस्टिविटी, अगर रजिस्टिविटी कम हो गया तो आर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अगर आपका आर कम हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इट मीन्स हमें ये चाहिए कि हमें ऐसा पदार्थ लेना है जिसकी रजिस्टिविटी कम होगी, अगर रजिस्टिविटी कम होगी तो उसमें रुकावटें कम होगी तो करंट अच्छा फ्लो करेगा। तो अगर आप एल्यूमिनियम से वायरिंग कराए हैं और एक व्यक्ति ने कॉपर से कराया और एक व्यक्ति ने एल्यूमिनियम से कराया है, तो भाई ये व्यक्ति जो कॉपर से कराया ना, इसकी रजिस्टिविटी वैल्यू जो है ना, देखिए क्या है, कम है, और अगर रजिस्टिविटी वैल्यू कम है तो देखिए, अगर रजिस्टिविटी वैल्यू कम है, ये देखिए रजिस्टिविटी वैल्यू कम है तो रुकावट कम है, रुकावट कम है तो करंट अधिक है। और यहीं पे अगर आप देखिएगा तो रजिस्टिविटी वैल्यू अधिक है, यानी कि ये व्यक्ति जो एल्यूमिनियम का लगाया है इसकी रजिस्टिविटी वैल्यू अधिक है, देखिए यहां से समझिए।
और अधिक है तो रुकावट है ज्यादा होगी, बम्पर ज्यादा आएगी रास्ता में तो गाड़ी स्पीड नहीं चला पाइएगा, यानी कि करंट धीरे धीरे फ्लो करेगा, तो इसके करंट में करंट अच्छा फ्लो करेगा। तो पदार्थ का भी कंसेप्ट समझ में आ गया आपको। चलिए भाई, तो रजिस्टिविटी क्या होता है, डिपेंड्स करता है मेटे, यानी प्रतिरोधकता डिपेंड्स करती है आपने कौन सा पदार्थ लिया, ठीक है। और अगर रजिस्टिविटी अधिक तो रेजिस्टेंस अधिक, और रेजिस्टेंस अधिक यानी रुकावटें अधिक, रुकावटें अधिक तो करंट कम, रजिस्टिविटी कम तो रुकावटें कम, रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस कम, रुकावटें कम तो करंट अधिक। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे वही मैंने एक एग्जांपल लिया कि समान लंबाई समान क्षेत्रफल। देखिए समान लंबाई का दो वायर मैंने लिया, समान क्षेत्रफल एरिया मैंने सेम रखा है, और टेम्परेचर मैंने रूम के अंदर ही ये सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इसके बावजूद भी मैंने देखा कि रेजिस्टेंस क्या है, अलग अलग है दोनों वायर का। क्यों? क्योंकि ये वायर है कॉपर का, ये वायर है एल्यूमिनियम का। तो समझ में आ गया। अब डिपेंड करेगा किस वायर का रेजिस्टेंस वैल्यू अधिक होगा, R1 या R2। अब डिपेंड करेगा इसकी रजिस्टिविटी पे, ठीक है, इसकी रजिस्टिविटी पे। किसकी रजिस्टिविटी क्या होगी भाई, अधिक होगी। जिसकी रजिस्टिविटी अधिक होगी उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू अधिक होगी, और उसकी रेजिस्टेंस अधिक होगी तो उससे करंट कम फ्लो करेगा। तो आपको पता है एल्यूमिनियम वायर का रजिस्टिविटी वैल्यू अधिक होती है, तो इसका रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होगा, अधिक होगा, इससे करंट कम फ्लो करेगा। इसलिए तो हम लोग कॉपर वायर का इस्तेमाल करते हैं मेरे दोस्त घर में, ठीक है ना। ऐसे तो सिल्वर चांदी का जो वायर अगर आप यूज करेंगे उससे और उसकी रजिस्टिविटी वैल्यू कम होती है, यानी कि जो सिल्वर है ना उसकी रजिस्टिविटी वैल्यू सबसे कम होती है, तो रेजिस्टेंस सबसे कम हुआ, करंट इससे अच्छा फ्लो करेगा। लेकिन हम लोग सिल्वर का इसलिए इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वायर का, क्योंकि ये काफी महंगा पड़ जाता है। चलिए आगे बढ़िएगा। देखिए वही लिखा है, जिसकी रजिस्टिविटी प्रतिरोधकता वैल्यू ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस उसका क्या होगा, ज्यादा होगा। ये डाटा बस मैंने लिख दिया, ये जरूरत नहीं है आपको याद रखने का। कॉपर वायर की रजिस्टिविटी यहाँ पे देखिए वही मैंने जो बताया, अभी वही जो बताया वही चीज यहाँ लिखा हुआ। अब आगे आ जाइए। अब ये देखिए ये डाटा याद रखना है आपको। समझिए यहाँ पे जो टंगस्टन है इसका जो रेजिस्टेंस वैल्यू सबसे अधिक होता है, अगर इसका रेजिस्टेंस वैल्यू सबसे अधिक है यानी R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो रो भी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद आयरन का नंबर आएगा, उसके बाद एल्यूमिनियम का, उसके बाद कॉपर का, उसके बाद सिल्वर का। तो ये सीक्वेंस एकदम आपको याद होना चाहिए। अब इस सीक्वेंस में आपको क्या समझ में आ रहा, पहले हमें ये बताइए, इस सीक्वेंस में आपको क्या समझ में आ रहा। आपको ये समझ में आ रहा है कि जो सबसे रेजिस्टेंस वैल्यू जो है सबसे कम किसकी है, सिल्वर की है। इसलिए सिल्वर में रुकावटें कम है, और रुकावटें कम है तो करंट इससे अधिक फ्लो करेगा, करंट इससे अच्छा फ्लो करेगा। इसके बावजूद भी हम लोग सिल्वर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, कॉपर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये बहुत महंगी मिलती है, इसलिए हम लोग कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद रेजिस्टेंस वैल्यू देखा जाए तो एल्यूमिनियम का अधिक होता है, सबसे अधिक आयरन का रेजिस्टेंस होता है, उसके बाद टंगस्टन का। चलिए ठीक है, ये समझ में आ गया। हाँ, अब एक चीज को समझ लीजिए, जैसे कि कंडक्टर और इंसुलेटर, कुचालक और चालक। एक तो बस इतना मैं आपको अच्छा मैं एक चीज और बता दूं, जो आप करंट है ना, करंट का डेफिनेशन मैंने क्या बताया था, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ फिक्स डायरेक्शन, यानी इलेक्ट्रॉन जो गतिमान होती है अगर जब वो एक फिक्स डायरेक्शन में, जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है आपका 6 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, एक इधर ऊपर जा रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ भी फ्लो कर रहा है ना मेरे भाई, है ना, लेकिन यहाँ पे करंट उत्पन्न नहीं होगी। करंट उत्पन्न तब होगी जब ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करेगी, या तो सारे के सारे इस डायरेक्शन में मूव करे, या फिर सारे के सारे इस डायरेक्शन में मूव करे, ठीक है, या फिर सारे के सारे ऊपर मूव करने लगे। जब तक कि एक फिक्स डायरेक्शन में करंट इलेक्ट्रॉन मूव ना करने लगे तब तक आपका ये करंट फ्लो नहीं करता। यानी कि करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब करंट फ्लो कर रहा मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रही है ना। अब समझ में आ गया। तो देखिए जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर में का डेफिनेशन ही क्या होता है, कंडक्टर में क्या होता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, अच्छा जो करंट में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है कौन सा, फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बहुत अधिक होती है। और इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, 0। इट मीन्स ये कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 0 है तो करंट क्या होगा भाई, 0 होगा। अगर यहाँ से करंट फ्लो नहीं कर रहा है यानी यहाँ पे रुकावटें बहुत अधिक है, रुकावटें बहुत अधिक है, यानी रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होगा, बहुत हाई होगा। क्लियर। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक है तो करंट बहुत अच्छा फ्लो करेगा, करंट बहुत अच्छा फ्लो कर रहा है यानी रुकावटें कम है, यानी रेजिस्टेंस वैल्यू कम है। इसलिए एग्जाम में ये भी आपसे पूछ लेता है कि कंडक्टर इंसुलेटर का रेजिस्टेंस वैल्यू क्या है, कम ज्यादा किसका है, या इन्फिनाइट। तो समझ में आ गया, रेजिस्टेंस इन्फिनाइट है, अधिक है, रुकावटें बम्पर है बम रास्ते में, तो भाई करंट चलेगा नहीं, वहां पे आप गाड़ी चला नहीं पाइएगा, यानी कि करंट 0 फ्लो कर रहा है, यानी वो हो गया आपका इंसुलेटर। ठीक है। लकड़ी में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू अधिक होती है इसलिए उससे करंट नहीं फॉलो करता है। लेकिन कॉपर वायर ले लिए तो वो क्या, एक प्रकार का कंडक्टर, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है, कंडक्टर में अगर देखा जाए तो रेजिस्टेंस वैल्यू कम होती है। चलिए ये भी हो गया क्लियर।
सवाल आपका यहां से पूछा गया है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अभी तक यहां तक मैंने बताया है, ये एक्सपेक्टेड था, ये आपका पूछा गया है। अब देखिए कैसे, देखिए टेम्परेचर का क्या इंपैक्ट पड़ता है। सबसे पहले समझिए, कंडक्टर अगर है, कंडक्टर कहने का मतलब सिंपल सी बात है मेटल, ठीक है, मेटल। तो अगर कंडक्टर आपके पास है या फिर अगर आपके पास सेमी कंडक्टर है, तो दोनों केस में टेम्परेचर का वेरिएशन अलग अलग है। अगर कंडक्टर है तो टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। और अगर सेमी कंडक्टर है तो टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा। मतलब ऐसे समझिए कि एक आपके पास धातु है कॉपर वायर और एक है आपके पास सिलिकॉन वायर, ठीक है। कॉपर वायर ये हो गया आपके पास और एक सिलिकॉन वायर हो गया, सेम लेंथ की सेम एरिया की, बस यहाँ पे आपके टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं और भाई मटेरियल तो अलग ही है। तो अब समझिए, यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं और यहाँ पर भी अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस पे क्या इंपैक्ट करता है। तो कॉपर क्या है भाई, एक मेटल है, ठीक है। और सिलिकॉन क्या है आपका, एक सेमीकंडक्टर है, क्या है, एक अर्धचालक है। तो भाई टेम्परेचर यहाँ इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा, सेमी सिलिकॉन वायर का घट जाएगा। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। क्लियर है दोस्त, यानी ये आपका पहले ये समझ में आया कि नहीं भाई, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। और अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो भाई रजिस्टिविटी भी बढ़ जाएगी। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछा था कि आपकी जो रजिस्टिविटी होती है, यानी कि जो प्रतिरोधकता है, किस पे निर्भर करता। तो आपकी जो रजिस्टिविटी मैंने क्या बताया था, ये केवल और केवल एक तो आप कौन सा पदार्थ लिए हैं और केवल दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे, ठीक है। अब कैसे, तो भाई देखिए टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं अगर आप, तो टेम्परेचर अगर आप बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे देखना है वो क्या है आपका, मेटल यानी कि कंडक्टर है या फिर सेमी कंडक्टर है, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं मेटल का तो इस केस में रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। और रेजिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो होता है, तो इस केस में रो भी बढ़ जाएगा भाई। और सेमी कंडक्टर में अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है, घटता है, तो रो भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझ में आया कि नहीं भाई, चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखिएगा कि इफ सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर डिक्रीज कर देते हैं, देखिए भाई मैंने लिखा कि सेमीकंडक्टर का क्या है भाई, टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया आपने, तो टेम्परेचर आपने क्या कर दिया है, कम कर दिया है। कम करते करते एकदम सबसे लो टेम्परेचर -273.1515 डिग्री सेल्सियस यानी कि 0 केल्विन, जो अभी तक हम लोग नहीं ला सकते, कोई ऐसी मशीन नहीं बनी है। तो इस टेम्परेचर में जितने भी पार्टिकल्स वो क्या हो जाएंगे, सीज हो जाएंगे, रुक जाएंगे। यानी आपने टेम्परेचर कम कर दिया है, यानी आपने सेमीकंडक्टर टेम्परेचर कम कर दिया है भाई, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा मतलब रुकावटें बढ़ जाएगी। तो वही सेमीकंडक्टर जिससे करंट फ्लो कर रहा था थोड़ा थोड़ा, अब वो बन चुका है भाई हाई रेजिस्टेंस का, यानी अब वो बन चुका है इंसुलेटर, यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, सीज हो जाएंगे, मूव ही नहीं करेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन अगर मूव ही नहीं करेगा तो करंट नहीं फ्लो करेगा, अब वो एक प्रकार का इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। ये सब बहुत डिटेल है, बस यहाँ पे इतना ही समझाऊंगा। तो 0 केल्विन पे आपका जो सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक इंसुलेटर, ये सब क्वेश्चन है आपका परम शून्य ताप यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर में, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर क्या करेगा, एज ए बिहेव करेगा, ठीक है। तो कैसा बिहेव करेगा, एक इंसुलेटर की तरह, क्योंकि 0 केल्विन कर दिया, टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया है। तो आपको मैंने बताया सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस का रिलेशन उल्टा चलता है, ठीक है, घटता है। तो टेम्परेचर आपने घटा दिया, रेजिस्टेंस बढ़ गया आपका, और आप एकदम 0 डिग्री केल्विन पे आ चुके हैं, यानी कि सबसे परम शून्य ताप में आ गए, तो वो एक इंसुलेटर बन जाता है। और कंडक्टर के केस में अपोजिट, अगर डिक्रीज करेगा टेम्परेचर तो रेजिस्टेंस भी घट जाएगा, और रेजिस्टेंस यानी रुकावटें घट गया तो अब एक सुपर कंडक्टर बन जाएगा, यानी करंट और अधिक फ्लो करेगा। तो कंडक्टर को अगर आपको सुपर कंडक्टर बनाना है, ठीक है, कंडक्टर को अगर आपको सुपर कंडक्टर बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा। और आपको बोला जाएगा कि सेमीकंडक्टर को अगर आपको इंसुलेटर बनाना है तो इस केस में आपको क्या करना होगा भाई, कौन सा तापमान में होगा भाई, एब्सोल्यूट टेम्परेचर में होगा, ठीक है। ये सब क्लियर है। तो आप देखिए यहाँ वही मैंने लिखा है, देखिए ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, एट 0 केल्विन यानी परम शून्य एब्सोल्यूट टेम्परेचर में सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर, यानी कि सेमीकंडक्टर से करंट थोड़ा, अच्छा दो चीज को पहले समझ लीजिए मेरे दोस्त, ये हो गया आपका कंडक्टर, ये हो गया आपका सेमीकंडक्टर, ये हो गया इंसुलेटर। देखिए इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या मैक्सिमम होती है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या मिनिमम होती है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है। इसमें करंट सबसे ज्यादा फ्लो करेगा, ठीक है, मैक्सिमम। इसमें करंट थोड़ा कम होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगा, इसमें करंट ही नहीं फ्लो करेगा। तो जो सेमीकंडक्टर था जिससे करंट थोड़ा बहुत फ्लो कर रहा था, अब आपने 0 केल्विन टेम्परेचर कर दिया, यानी टेम्परेचर घटा दिया है, रेजिस्टेंस बढ़ गया है, तो अब ये कैसा बिहेव करने लगता है, इंसुलेटर की तरह। और यही कंडक्टर जो आपका करंट बहुत अच्छा फ्लो कर रहा था, अब आपने इसका क्या कर दिया, टेम्परेचर को क्या कर दिया, घटा दिया भाई। टेम्परेचर घटा दिया तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा। रेजिस्टेंस रुकावटें घट गया तो अब यही कंडक्टर कैसा बिहेव करेगा, सुपर कंडक्टर की तरह। बस यही बात मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। जिनको नहीं समझ में आया होगा तो भाई थोड़ा सा, तो मैं यहाँ उम्मीद कर रहा हूँ कि आप पढ़ ही के चल रहे होंगे सारी चीजें।
एट वेरी लो टेम्परेचर कंडक्टर बिहेव लाइक एज अ, तो पूछा जाएगा कंडक्टर जो है आपका, ये सब तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा अभी प्रीवियस ईयर में। कंडक्टर बिहेव लाइक अ सुपर कंडक्टर कब, जब एट वेरी लो टेम्परेचर। अब आ जाइए यहाँ पे मेन आपका, यहाँ आत्मा मैंने लिख दिया है, रजिस्टेंस और रजिस्टिविटी। रजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करेगा, एरिया पे, मटेरियल पे, टेम्परेचर पे, और रजिस्टेंस केवल मटेरियल पे और टेम्परेचर पे, ठीक है। अब टेम्परेचर पर रिलेशन आपको समझ में आ गया है। टेम्परेचर बढ़ेगा भाई तो देखना है वो मेटल है, कंडक्टर है या फिर सेमी कंडक्टर है। मेटल के केस में क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो रजिस्टिविटी भी बढ़ जाएगा। और अगर सेमी कंडक्टर है तो भाई टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा तो रजिस्टिविटी भी घट जाएगा, ठीक है। यहाँ रजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन ओनली मैटर एंड टेम्परेचर, ठीक है, कोई लेंथ एरिया पर डिपेंड नहीं करता। बाकी ये कंडक्टेंस और यहाँ से भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। चलिए मैं यहाँ पे करा ही देता हूँ। कंडक्टेंस का फॉर्मूला याद बस इतना रखिएगा, G इक्वल्स टू क्या होता है 1/R, ठीक है। तो इसका रिलेशन क्या है भाई, G इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। यानी यहाँ पे अभी आप R से जितना खेला कर सकते हैं, अगर आप R घटाइएगा तो G बढ़ जाएगा, और अगर R बढ़ाइएगा तो G घट जाएगा। केवल इतना याद रखिएगा और इसका यूनिट आप याद करके जाइए बस। चलिए अब यहाँ पे एक और जैसे कि इंसुलेटर के लिए आपसे पूछा कंडक्टेंस, तो इंसुलेटर के लिए क्या है भाई, आर क्या है भाई, सबसे ज्यादा इन्फिनिटी होता है, तो 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 1/, इसके जगह आप इन्फिनिटी लिखिएगा तो कंडक्टेंस क्या होता है, इंसुलेटर का कंडक्टेंस वैल्यू क्या होती है 0 होती है। चलिए, और जीरो के कंडक्टेंस और सेमी कंडक्टर बिकम 0। चलिए ये हो गया, उतना आप डिटेल नहीं आना। अब अगला एक याद करके जाइए, विशिष्ट चालकता कंडक्टिविटी सिग्मा इक्वल टू होता है 1/ρ। इसकी एसआई यूनिट आप इतना करके बस चले जाइए, ठीक है। तो ये हो गया आपका रजिस्टेंस और रजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, उसके सारे इम्पैक्ट इफेक्ट मैंने करवा दिए हैं। वीडियो बहुत लंबा ना हो, आपका समय कम जाए, इसीलिए मैं बहुत डिटेल नहीं गया हूँ भाई। बाकी अब आप देख सकते हैं कंटेंट जैसे मैंने पढ़ाया था भाई, एकदम खोल खोल के। अब इस पे ही मैंने कितने सारे देखिए, ऑल टाइप्स क्वेश्चन, बेस्ड क्वेश्चन, रजिस्टेंस पे सारे क्वेश्चन मैंने कराया, और यही सब तो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं मेरे भाई, यही सारे क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं, आप देख लेंगे, ठीक है। खैर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल छोटा है, सब्सक्राइबर कम है, व्यू कम है, इसके कारण ही लोग समझ नहीं पाते। खैर अब देखिए, ये जो कंसेप्ट था मैंने भाई, अब ये एलपी में क्या नहीं पूछा गया था, क्या ये इस बार ग्रुप डी में नहीं पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा। देखते हैं आगे शिफ्टों में अगर पूछी जाएगी तो मैं इस पर भी वीडियो ले आऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट। और ये सारे ट्रिक्स में है भाई, इसका बस ट्रिक्स देखिए क्या था, बस इसको ये ही तो मेन ट्रिक्स है, ये सारे बस ये ट्रिक्स है इनके, ठीक है, ये इनके ट्रिक्स है, कोई आपको यहाँ पे गुना भागा करने की जरूरत नहीं। खैर मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।